अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज जुमेरात का दिन, वैसे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह से हमारी डिस्कोर्स सारे साल रही है, ख़ास तौर पे साल 2020 में दिनों का, हफ्तों का पता नहीं चलता। अब थोड़ा थोड़ा हम फोकस करते हैं महीनों पर, और क्योंकि अक्टूबर का महीना है, हम सब जानते हैं कि दिस इज़ अ पिंक अक्टूबर, और इसमें ख़ास तौर पे हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, जिसके लिए रिपीटेडली आप हमारी एफ़र्ट्स देखते रहे हैं। कुछ बहुत ही अहम बातें होती हैं इससे जुड़ी हुई, जो मैंने ख़ास तौर पे अभी अपने प्रोग्राम्स में और एक हाल ही में हमने इवेंट किया इस हवाले से, उसमें भी उठाई। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि खुदा न खासा अगर आपके यहाँ आपके किसी भी जानने वाले को छाती के सरतान की तशख़ीस होती है, तो उसके बाद उनकी फर्टिलिटी, उनकी एबिलिटी टू कंसीव ख़त्म हो जाती है, यानी वो खुदा न खासा अपनी फैमिली नहीं स्टार्ट कर सकते, उनके घर में बच्चे नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। आज के ट्रीटमेंट्स में ये अवेलेबल है कि वो ख़वातीन जिनको छाती का सरतान यंग एज में हो जाए या ड्यूरिंग द ईयर्स व्हेन दे हैवंट स्टार्टेड देयर फैमिलीज, दे वेरी वेल हैव द ऑप्शंस के जिसकी वजह से उनकी लेटेस्ट स्टेजेस में उनके बच्चे हो सकते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि हाल ही में जब हमने ये इवेंट किया तो वहाँ पे ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे हुए थे हु वर दे वर थ्राइविंग अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने डिफीट किया था, उन्होंने एक तरह से मात दी छाती के सरतान को, और उसके बाद अब वो माशाल्लाह एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये इवेंट हमने करवाया राब्ता के तवासुत से। राब्ता इज़ अ पब्लिक डिप्लोमेसी फोरम दैट आई हैव को-फाउंडेड विद सरीना होटल्स, और हम फोकस करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और फ्यूचर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे। मुझे बहुत खुशी है कि खातून अव्वल मिसेस समीना आरिफ अलवी साहिबा ने भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारी दावत में शिरकत की। एंड हैविंग सच एन एडवोकेट एंड चैम्पियन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एट द हाईएस्ट ऑफिस, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ख़ास तौर पे एक ऐसे क्रॉस रोड पे जहाँ हम देखते हैं कि 9 में से 1 खातून अगर पाकिस्तान में है, उसको किसी ना किसी ज़िंदगी के स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस की। आइए दिखाते हैं इस इवेंट के हवाले से आपको रिपोर्ट। इस सिलसिले में मैं इसी हफ्ते इस्लामाबाद में थी। इसकी कुछ झलकियाँ और इसकी जो अहम नकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेट्स टेक अ लुक। राब्ता एक ऐसा पब्लिक डिप्लोमेसी फोरम है जिसकी बुनियाद 2017 में रखी गई। सरीना होटल के ताउन से राब्ता मुख्तलिफ समाजी मसाइल को उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद करता आया है। राब्ता की फाउंडर आज न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन और आज पाकिस्तान की होस्ट सिद्रा इकबाल है, जिन्होंने हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही और शऊर उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी मेहमान खुसूसी बनी खातून अव्वल बेगम समीना अलवी। अहलिया सदर पाकिस्तान समीना अलवी के इस मुहिम में सिद्रा इकबाल और आज पाकिस्तान पेश रहा, जिसको खातून अव्वल का पहला इंटरव्यू करने का एजाज भी हासिल है। Sidra Iqbal is officially part of Begum Samina Alvi's campaign for creating awareness about breast cancer. The First Lady also gave her first interview on Aaj with Sidra Iqbal. इस तकरीब से खिताब करते हुए बेगम समीना अलवी का कहना था कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक आगाही पैदा करने से मस्बत नताइज सामने आए हैं। इस बीमारी की बरवक्त तशखीस से ही इसकी रोकथाम यकीनी बनाई जा सकती है। अगर ये जल्दी इलाज डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज है। तो मैं सब अपनी बहनों को यही कहती हूँ और बार बार हम यही एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्लीज़ नथिंग टू शाय, नॉट टू गेट अफ्रेड। आप निकलें एंड डिस्कस विद योर फैमिली फ्रेंड्स। तकरीब में सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया। सेशन में खातून अव्वल के साथ एजाज अहमद चौधरी, डॉक्टर आबिदा सत्तार और डॉक्टर आयशा इसहानी भी मौजूद थीं, जिसमें अवाम को भी शामिल गुफ्तगू लाया गया। जी जनाब, आपने देखा, और मैं आपको बताती चलूँ कि एजाज़ चौधरी साहब एक सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस के। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन जिसने नीदरलैंड्स में और अमेरिका में सर्व किया, उसका भी हिस्सा रहे। और वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज़ अ मेल ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। तो इनकी वहाँ पे मौजूदगी बड़ी अहम थी इस मिथ को बस्ट करने के लिए कि एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन को अपनी लपेट में लेता है या उससे ख़वातीन ही असरअंदाज होती हैं। इन वेरी रेयर केसेस मेन कैन ऑल्सो गेट ब्रेस्ट कैंसर। बहरहाल जी, इसके हवाले से पूरा महीना अक्टूबर की हम बात करते रहेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बताएं जी, ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार है लेकिन हम बहुत ही किसी छोटी चीज़ पे जाके अटक जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, हाथी गुजर जाता है उसकी दुम पे हम बात करते हैं। सो लाइकवाइज हम अपना ख्याल रखने के लिए एक्सरसाइज भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन जो बड़ी बेसिक चीज़ होगी ना उसका ध्यान नहीं करेंगे। और आई एम गिल्टी एज चार्ज। मैं आपको बता रही थी, बल्कि ऑफलाइन अभी अपने तमाम यहाँ पे आवाज़ बुलंद इस बात का इकरार कर रही थी कि इवन आई वॉज़ वेरी बैड टू माई सेल्फ, टू द पॉइंट कि हम रोज़ मेकअप लगाते हैं तो मैं क्या करती थी कि कभी कभार नहीं अगर हिम्मत हो रही तो डायरेक्टली जाके फेस वॉश कर लिया। नो क्लेंजिंग, नो रियली टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। और मुझे एहसास तब होता है जब आप लोग कभी कभार कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना कि आप अपनी स्किन के लिए, मैंने कहा स्किन अगर बोल सकती होती तो वो चिल्ला चिल्ला के एहतजाज करती कि कुछ नहीं करती, हम इनको याद दिलाते हैं कि कुछ करना है। बट आपके और मेरे जैसे ही लेजी लोगों के लिए बना है ये बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, विच मेक्स इट सो ईजी टू एक्चुअली टेक ऑफ मेकअप। यानी लिटरली अब तो ये 1 मिनट की कहानी है, और अगर आप ये भी ना करें ना तो फिर आप बिल्कुल भी सेल्फ लविंग नहीं है। लेकिन इसके बारे में ज़रा मज़ीद भी बात करते हैं और ये अहम क्यों है। कई लोगों को यही समझ नहीं आता। आई नो ऑफ पीपल, मेरा मेकअप आर्टिस्ट खुद बताता है कि वो अगर पार्टी मेकअप करते हैं तो दूसरा दिन उनका शौक होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि मेकअप 2 दिन तक चल जाए, इसी को हल्का सा पफ कर लें और इसके पूरे पैसे वसूल किया जाए कि जी हमने पार्टी मेकअप अगर कराया है तो ज़रा उसकी लॉन्जिटिविटी हो। ये कितना ख़राब है आपके लिए, इस पर बात करेंगे। एंड आई हैव द वन एंड ओनली माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर नाजिया, जो मेरी बातों पे इस वक्त हंस हंस के लोट पोट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सही बताया ना, आपने मुझे बिल्कुल रियलिस्टिक। आई नो ऑफ पीपल जो कहते हैं मैंने रात को मेकअप कराया था, सुबह दुल्हन का नाश्ता लेके जाना है तो यही बस चल के जाए। साथ ही ऐसा दुल्हन भी नहीं उतारना चाहती कि इतना महंगा मेकअप है, क्या करूं। तो वाकई देखिए, ये एक हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है, जैसे कि हम अच्छे लगे सुबह उठे भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्किन के अंदर जो पोर्स हैं वो तमाम ये मेकअप के जो इंग्रेडिएंट्स जो ऑब्वियसली हार्मफुल तो हैं ही, वो एब्जॉर्ब करती रहती है पूरी रात, उसे कुछ भी ब्रीड आउट करने का मौका नहीं मिलता, फिर वो करती है एक्सप्लोड इन टर्म्स ऑफ रैशेस, एलर्जीज, एक्ने। ये वो चीजें हैं। और इन द लॉन्ग रन स्किन एजिंग, जैसे अब आप और हम रोज इस प्रोफेशन में रोज मेकअप करें और यही जो आपने बताया हम करते रहें तो हमारी स्किन का क्या हाल होगा। तो इसीलिए टाइम आप देखते हैं जब आप टीनेजर्स होते हैं तो आपकी स्किन रिजुविनेशन बड़ी तेज होती है, उस वक्त भी अपनी स्किन को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ ये स्लो होता जाता है, तो उस वक्त हमें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जादुई पानी है, सबसे पहला सवाल मेरे पास इसके लिए आता है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो मैं आपके जैसे और मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए बता दूं, जब कहते हैं ना माय, यानी मेरी हर चीज़, तो पहला तो माय लगा लें, तो इट्स माइसेलर वाटर, राइट। हाँ, तो वो मिसेलर मुसलर मैं सारी चीज़ें सुन चुकी हूँ मार्केट में। भाईजान ये माइसेलर वाटर। हाँ जी। अब बताएं ये जादुई काम कैसे करता है, वरना अच्छा आई हैव दिस जेन्युइन क्वेश्चन डॉक्टर नाजिया, व्हाई? बिकॉज हम टेलीविजन के लिए जब मेकअप करते हैं, सो देयर इज लॉट्स ऑफ इट। मुझे तो लगता है कि अगर मैं किसी क्रीमी क्लेंजर से भी उतार रही होती हूँ तो वो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, चौथी दफ़ा भी करती हूँ तब भी कुछ ना कुछ कलर निकल रहा होता है। ये इतना तेज़ी से काम कैसे करता है? देखिए, यही बात है कि जब हम एडवांस टेक्नोलॉजीज वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसका एक एज है, थोड़ी क्वांटिटी, प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंसिबल शॉपिंग जब हम करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी है। माइसेलर वाटर है क्या? ये बायोडर्मा जो एक ऑब्वियसली बहुत मशहूर फ्रेंच ब्रांड है, ओवर 100 कंट्रीज़ में इसका वो है, और पाकिस्तान में इन्हें यूनिफिरोज जो सैनिप्लास्ट बैंडेड बनाते हैं वो उनके ये मार्केट करते हैं। तो ये जब ये हम लोग इससे पहले ही बाहर से ही ये लाया करते थे, यूज़ करते थे, क्योंकि बहुत पॉपुलर ब्रांड था। माइसेलर वाटर की जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम माइसेलर की बात करें तो ये एक ऐसी साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है मॉलिक्यूल्स। हम जब आम टैप वाटर यूज़ करते हैं, अब देखें पाकिस्तान कराची में हम सबसे ज़्यादा, मैं तो बाल ख़राब हो गए, स्किन ख़राब हो गई क्योंकि बोरिंग का पानी, हम ये सुनते हैं, हर एक के यहाँ पानी की क्वालिटी फ़र्क है। तो ये एक वाहिद ऐसा सोल्यूशन है। हमारे पर्स में आपने जो सबसे छोटी साइज़ दिखाई, हमारे कॉलेज बैग में, एग्जैक्टली ये सबसे क्यूट है, सबसे प्यारा है, जो हर एक्सक्यूज ही नहीं है ना कोई कि आप मेकअप क्यों नहीं ऑफिस गोइंग हर बंदे के लिए है। इसके लिए क्या है, इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन में जो एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सुपर सेंसिटिव और सेंसिटिव स्किन के लिए भी हैं। तो यानी ये एक माइसेलर वाटर हर स्किन टाइप पर इसलिए सूट करता है कि देखें जहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा स्किन्स में होती है वहाँ के हले आप देखें पूरे प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। इसके अंदर pH 5.5 जो हमारी स्किन का अपना नेचुरल pH है, इस तरह से इस वाटर के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बनाया गया है कि स्किन पे होने वाले डर्ट, मेकअप प्रोडक्ट्स और चिकनाहट, जैसे आप अभी बात कर रही थी कि जी ऑयली स्किन बहुत हो जाती है, मैग्नेट फॉर पोल्यूशन। अगर आप इसको नहीं रिमूव करते और आप जनरली वैसे
ताज़ी हवा में निकल जाते हैं तो a lot of dirt just lands and sticks to your face. Even without makeup. आप जैसे ही निकल रहे हैं तो उसमें भी यही हो रहा है। तो उसका ये तरीकाकार है कि जब आप इसको कॉटन पैड पे लगा के स्किन पे से क्लेंस करते हैं तो वो तमाम माइसेलर पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं इस चिकनाहट, मेकअप, हर चीज को अपने ऊपर सोक कर लेते हैं और बस आपने सिर्फ एक दफा स्किन को ऐसे रब करना है, बहुत ज्यादा आप एक दूसरी दफा कर ले, इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स ओनली। और चूंकि इसमें कोई इरिटेट नहीं है, देखें अब अगला क्वेश्चन ये है कि हर एक का जो है एक माइसेलर वाटर इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत सारी लीडिंग कंपनीज में मौजूद है, मगर इसमें जो चीज इसे दूसरों से अच्छा बनाती है वो है कि फ्रेग्रेंस नहीं है। अब हम जिनकी सेंसिटिव स्किन है आपको पता है वो फ्रेग्रेंस यूज ही नहीं कर सकते। इसके अलावा pH 5.5 के नियर होने की वजह से और इसके अंदर ये जो लिपिड बाइंडिंग सेल्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज बायोडर्मा मुझे ये लगता है कि ड्राइनेस नहीं होती। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पे अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं, वी आर ऑलरेडी इन फॉल, तो आपको वो सुबह सुबह उठ के आपकी स्किन में खिंचाव सा महसूस होने लगा। टोनिंग लोशंस में ऐसे होता है। अच्छा, मुझे ये सवाल आपसे करना था डॉक्टर नाजिया कि अगर हम माइसेलर वाटर से अपना मेकअप रिमूव करते हैं उसके बाद क्या टोनर लगाने की अलग से ज़रूरत है? इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, ये अलग है क्योंकि देखिए टोनर उन फेसेस के लिए सबसे ज़्यादा है जो बहुत ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है। ये एक माइसेलर वाटर इज़ द वन सोल्यूशन फॉर द होल फैमिली, जिसमें आप जैसे अगर 4-5 लोग कर रहे हैं, देखिए आदमी तो ये करते ही नहीं है, हालांकि उन्हें भी करना चाहिए। देखिए क्लेंजिंग तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम ये एक सोल्यूशन लेके कॉटन पैड्स एक पैकेट में रख देते हैं, ये पूरी फैमिली इसको यूज़ कर सकती है। मैं और आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में हैं, इतना बार बार, और आजकल जो हमारी हालत है बिकॉज ऑफ मास्क एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक और चीज़ उसमें मैं कहना चाहूँगी, अगेन क्योंकि वेदर बदल रहा है, बहुत दफ़ा हम जब पानी से और अगर क्लेंजर से जो आपका फेस वॉश होता है उससे अगर आप मुंह धोते हैं तो हर दफ़ा मुंह धोने से वही स्किन का pH ड्राइनेस की तरफ जाता है, ख़राब होता है। कई लोग समझते हैं ना कि अगर आपकी एक्नी है तो आप ज़्यादा मुंह धोएं, ये ऑयलीनेस को दूर कर दें तो एक्नी ख़त्म हो जाएगी। दैट डजंट हैपन, यू नीड टू बी इवन मोर जेंटल। सो दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑल द टीनेजर्स जिनकी अगर स्किन एक्नी प्रोन है। आप मेकअप लगाएं या ना लगाएं, दिस इज एक्सेलेंट हाइजीन एंड क्लेंजिंग रूटीन। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपके पास पानी नहीं है मुंह धोने के लिए, ऐसे आपको पता है कि वसाइल है तो उसके लिए ये छोटी बॉटल होनी चाहिए। इसके बाद आपको मुंह धोने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको लगा के चेहरे को पहले क्लीन कर लें। दैट मींस कि इट इज ग्रेट फॉर स्टूडेंट्स जब आप अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को रिज्यूम करेंगे। इसके अलावा जो वर्किंग वुमेन है उनके बैग में हो, यू समटाइम्स डोंट हैव द लग्जरी कि आप वक्त में से निकालें, ऑफिस में जाएं, यू अनडू योर मेकअप और उसके बाद आप क्लेंजिंग करें, धोएं। आप ऑल यू कैन डू इज यूज अ कपल ऑफ वाइप्स फॉर दिस, रिफ्रेश योर मेकअप, जो कि बड़ा बेसिक होता है। इफ यू वर्किंग, एक कॉम्पैक्ट होगा आपका मस्कारा होगा और लिपस्टिक होगी, सो टेक इट ऑफ, रीअप्लाई इट, ताकि आप हर वक्त फ्रेश रहें। टेबल पे बैठे बैठे आप आराम से इसको कर सकते हैं और आपको कोई इशू भी नहीं होगा। और खासतौर पे जो आजकल हम लोग मास्क बहुत पहन रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्लेंजर नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। इसको आप कॉटन पैड पे लगाएं, क्योंकि जब हम मास्क उतारते हैं ना हमारा फेस बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ रही होती है, बड़ी अजीब हालत होती है। तो अच्छा, सिंस योर हेयर, आई मस्ट आस्क यू, ये बड़ा यूनिक मसला लोगों ने रिपोर्ट किया है डॉक्टर नाजिया कि जितनी जगह मास्क से कवर होती है, अब हमें नहीं पता, कुछ लोग उसके जो मास्क का मटेरियल है उससे उनकी स्किन इरिटेट होती है, सो दे हैव बीन ब्रेकआउट्स, दे हैव बीन रैशेस। अगर उस तरह का रैश हो या एक्नी हो, उसके ऊपर भी इस्तेमाल बिल्कुल आराम से हम हर ओपन स्किन के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगेन pH 5.5, एब्सेंस ऑफ कोई भी परफ्यूम, नॉन इरिटेटिंग केमिकल्स कुछ भी इसमें ना होने की वजह से है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे वाटर्स जो मार्केट में हैं, उनमें उसमें ऐसे हार्मोन्स, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो हार्मोन को ख़राब करते हैं। किसी में कैस्टर ऑयल है, किसी में परफ्यूम है, और किसी के pH बहुत ऊपर नीचे है। तो जब हम इससे कभी अट्रैक्ट ना हो, मैंने तो वही आपकी वाली बात से, आई नाउ सी अ लॉट ऑफ दीज माइसेलर वाटर्स इन द मार्केट, जिसमें अलग अलग ना, इसमें लेमन भी है, इसमें रोज भी है और इसमें एलोवेरा भी है, सो दैट डजंट हेल्प, दैट विल इरिटेट द स्किन। जैसे अब आपके घर में 4-5 लोग इसको यूज करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? तो हमेशा, और आपकी स्किन भी देखें, अभी आपने बताया मास्क लगाने से आपको पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर मास्क लगाने से अब कुछ नया चीज हो गई, वैक्स कर लिया, मुंह जल गया, थ्रेडिंग हुई, लग गया, कोई मास्क लगाया जैसे फेस के ऊपर जो आजकल लोग ब्यूटी मास्क लगाते हैं, अक्सर औकात आपको पता है उससे कोई ना कोई इरिटेशन, एक्जिमा हो जाता है। कोई भी स्किन कंडीशन चल रही है या आप खुद उसको प्रोन कर दें उल्टी सीधी चीज लगा के, तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो वॉश
वॉश हो, चाहे वो आपका क्लेंजर हो। और क्लेंजर अमूमन ज़्यादातर लोग स्टिंगी किस्म के यहाँ बहुत यूज़ करते हैं, वही जिसमें लेमन और लाइम्स है। देखिए लेमन एंड लाइम्स सेंसिटिव स्किन के लिए, एक्जिमा प्रोन स्किन के लिए तकरीबन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें कहीं ना कहीं किसी ने बड़ा गलत समझा दिया है कि नो गेन विदाउट पेन, तो हम अपने आप को खामखा तकलीफ दे रहे हैं एंड वी आर अस्यूमिंग दैट दैट इज गोइंग टू गेट अस रिजल्ट, लेकिन जेंटलनेस हैज़ नो अल्टरनेटिव। आई थिंक यू शुड लुक एट इट। और ख़ास तौर पे अच्छा इसको भी इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि यू बी जेंटल विद योर सेल्फ। आप इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आई सर्टनली पर्सनली मेरे शो में डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं होती, वरना हम आपको ज़रूर दिखाते। ऑल यू नीड टू डू इज पुट अ लिटिल बिट ऑफ इट। आप इसको कॉटन पे लगाएं और जिस हिस्से से आपने अपने फेस के मेकअप रिमूव करना है वहाँ पे 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स उसको होल्ड करें। बिल्कुल। सो इट विल ऑटोमेटिकली डिसलॉज द मेकअप एंड यू जस्ट देन जेंटली टेक इट अवे। इसका ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे नजर आ जाएगा, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ। और थोड़ा सा वक्त निकालें जी, मेकअप की लाइफ उतनी ही होती है जितना आपने इस्तेमाल कर लिया। जब स्किन में से ऑयल निकलने लगे तो उसको रोकने की कोशिश ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया फॉर बीइंग हियर। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, कुछ और अच्छी आदतों के बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, पहला सबक ज़िंदगी में आपने क्या पढ़ा था? वैसे तो ज़िंदगी बड़े बड़े लेसन्स हमें देती है, लेकिन लर्निंग इज़ ऑन गोइंग। द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट वी लर्न दे स्टे विद अस फॉर एवर। ख़ास तौर पर जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, क्या मिरेकल होता है कि हरूफ तहज्जी हैं, फिर उन्हीं को जोड़कर उनकी जो एक सीरीज़ है, उनका जो सीक्वेंस है, बदल बदल कर हम अल्फाज बनाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। लेकिन ये जो बुनियाद है ना, ये स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन आज साल 2020 ने कई चीज़ों को रिवाइज करवाया है। ख़ास तौर पर व्हाट अबाउट एज? एज से क्या होता है? क्या इससे हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नाउ ब्रिंग द फोकस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ हाइजीन, ऑफ क्लीनिंग आवरसेल्व्स, एंड देयरफॉर H stands for hygiene and hand washing। आइए आपको दिखाते हैं इसी हवाले से लाइफ बॉय का नया पैगाम, क्योंकि अगर ये अच्छी आदतें यंग एज में हम डाल लें, छोटे बच्चों से शुरुआत करें, सो इट विल स्टे विद देम फॉर एवर, एंड दैट्स एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ 2020। लेट में डांट डपट करके कहेंगे तो शायद उनको याद नहीं रहेगी, बट दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन बाय लाइफ बॉय इज सो क्यूट। मुझे लगता है कि बड़े भी नहीं भूलेंगे कि वाकई H stands for हैंड वॉशिंग, यानी हे से हाथ धोना। अब जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन जुनेदी, हु इज़ अ पार्ट ऑफ दवाई.pk। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि कोविड-19 के ज़माने में जब हम अपने घरों में थे, बाहिफाजत थे, लेकिन जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, ख़ास तौर पे जो मेडिकल एंड हेल्थ नीड्स थी, उसके लिए वी नीडेड टू रीच आउट, एंड दैट्स वेयर दवाई.pk कम्स इन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माहीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे ये बताइएगा कि हाउ हैज़ द कोविड एक्सपीरियंस बिन इन टर्म्स ऑफ दवाई.pk, यानी आपने क्या महसूस किया कि लोगों के जो कॉमन मसाइल क्या हैं, किसके बारे में, किन चीज़ों के लिए वो ज़्यादा डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं? Okay. So, Percy, thank you for having me. So the idea or the vision of the VAI is basically to make sure that healthcare is accessible to the common man. In fact everybody, because ये एक बहुत बड़ा बैरियर है in terms of infrastructure नहीं है हमारे पास, healthcare facilities नहीं है हमारे पास. So with COVID I think लोग थोड़े से comfortable हो गए हैं with the idea of approaching doctors online without that in person मुझे एक contact. तसल्ली नहीं होती थी ना कि जब तक आप किसी के पास बैठे नहीं, उसने आपकी बिल्कुल। पूरी बात सुनी नहीं। आई थिंक कोविड ने हमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए अडेप्टिव बना दिया कि वी वर ओके विद रीचिंग आउट एंड स्पीकिंग टू पीपल ऑनलाइन। लेकिन क्या आपको लगा कि इसकी वजह से लोगों में झिझक कम हुई है या वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए थे अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए? दोनों था। हमें दोनों फेस किया। लोग झिझक भी रहे थे, दे वर ऑल्सो गेटिंग ओपन टू द आइडिया। लेकिन उससे हुआ ये कि अब थोड़ा सा लोगों को अच्छा जाने से जो एंजाइटी थी वो ऑनलाइन नहीं होती। सो ऑनलाइन दे फील लाइक अच्छा ये ऑप्शन है, जो पहले कभी कंसिडर नहीं किया था। सो अब बिकॉज ये ऑप्शन है, पीपल आर अप्रोचिंग अस, वी डू टेली कंसल्टेशंस. Also, one of the main things that we do is we promote health literacy. So it's really not about
हमसे कोई दवाई ख़रीदता है या नहीं, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी हेल्थ लिटरेसी प्रमोट करें। अच्छा मुझे ये बताओ माहीन कि हर तरह का बंदा होगा, और जब भी हेल्थ लिटरेसी की बात होती है मुझे लगता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इट इज़ सच अ वाइड एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में ही आपके और मेरे जैसे लोग भी होंगे जिनको बीमारी का, हेल्थ के बारे में कुछ शऊर तो मौजूद है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज है, बट देन एट द वेरी ग्रास रूट दे आर पीपल जिनको अपनी शायद मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़नी ना आती हो, वो दवा को इस्तेमाल कर रहे हो तो दवा के लिए जो यानी एक दवाई बनाने वाली कंपनी तो तमाम अलामात, साइड इफ़ेक्ट्स, खुदा ना खासा डोजेज का आगे कम करना, वो सब कुछ लिखती है, लेकिन उनको वो पढ़ना, वो समझना नहीं आता, अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते, डॉक्टर्स के पास हमारे यहाँ कोई ख़ास मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती। और एक मेरी अम्मी का सवाल, जैसे कि जब आप लोग अगर टेली कंसल्टेशन कर भी रहे हैं, एक बड़ा कॉमन सवाल होता है जो मेरे ख्याल में डॉक्टर के लिए बड़ा अहम है, कि पूछता है कि चलिए दर्द का स्केल अगर 1 से 10 तक हो, 10 बहुत ज़्यादा तकलीफ है और 1 बिल्कुल हल्की तकलीफ है, तो बताइए आपके दर्द की रैंकिंग क्या है? इसका जवाब भी लोग नहीं दे पाते। तो मुश्किल होता है उनकी हालत की तशखीस करना, उनका डायग्नोसिस करना ऑनलाइन। ऑब्वियसली इसकी अपनी लिमिटेशंस है जी, लेकिन बिकॉज प्रोफेशन डॉक्टर्स का ही है, तो दे हैव देयर ओन वेज ऑफ फाइंडिंग आउट। ठीक है, सो दे डू फाइंड आउट। हमारे पास ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शंस का भी ऑप्शन होता है, एंड डॉक्टर्स आपको ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, एंड थ्रू दैट यू कैन, ऑब्वियसली हम भी लोगों के एक्सपीरियंसेस से ही सीख रहे हैं, सो वी ऑल्सो आर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स ईच डे, एंड बट बिकॉज डॉक्टर्स का प्रोफेशन ही है, आई थिंक डॉक्टर्स भी कंफर्टेबल हो रहे हैं विद द आइडिया ऑफ नॉट डूइंग इन पर्सन इंटरेक्शन। अच्छा मुझे एक और चीज़ कि हमारे यहाँ जो रवायती है, बल्कि रवायत क्या, दिस इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक बड़ा क्लोज और बड़ा ट्रस्ट वाला आपका एक रिलेशनशिप होता है अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ। तो हर दफ़ा जब बंदा आपके फोरम पे या प्लेटफॉर्म पे आए, विल आई कंसल्ट विद अ डिफरेंट डॉक्टर और द सेम पर्सन, ताकि कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग एलिमेंट है इसके अंदर या नहीं? Absolutely, you have the option. Just like आप क्लिनिक पे जाते हैं ना, आप कहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक डॉक्टर से काम कराना है, फॉर एग्जाम्पल नाउ मी बीइंग फ्रॉम द डेंटल प्रोफेशन, पीपल कम विद योर नेम, तो वो आके कहेंगे मुझे इन्हीं डॉक्टर से काम कराना है। सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे हैं तो आप एग्जैक्टली आपके पास ये ऑप्शन है, आप बिल्कुल ऑनलाइन उसी तरह अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसी डॉक्टर से लेते हैं जिससे आप बात जिससे आपको कराना है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आप बीइंग इन दिस प्रोफेशन व्हेन यू आर एडवाइजिंग फॉर मेडिकल कंटेंट, इस इंटरेक्शन को ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बना रहे हैं, आपकी लोगों से जो कंसल्टिंग पेशेंट है उसको भी थोड़ा एजुकेट करें कि उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, जल्दी में ना रहे, घबराए ना, सही बात बताए, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पेशेंट्स से हम थोड़ा सा पेशेंस एक्सपेक्ट करते हैं। वी डू एक्सपेक्ट देम टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट वी कैन आल्सो नॉट सी द पेशेंट, सो वी विल टेक सम टाइम, बिकॉज गलत डायग्नोसिस हम दे नहीं सकते। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी यही है कि हमारी वेबसाइट पे जितना कंटेंट जाता है, नथिंग कैन बी इनएक्यूरेट और नॉट क्रेडिबल, क्योंकि दोनों चीज़ें आर बीइंग अ मेडिकल वेबसाइट, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दें। सो बस पेशेंट से इतना ही हमारा एक्सपेक्टेशन होती है कि आप थोड़ा सा ये समझें कि हम अगर आपसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं तो दैट्स बिकॉज वी कैन नॉट सी यू, सो वी माइट नीड अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, वैसे आपसे ज़्यादा सवाल लोग खुद जाके गूगल से पूछ लेते हैं, तो आई वांटेड टू आस्क यू दिस एज वेल कि एक तो वो पेशेंट है जो नाइव है, जो इग्नोरेंट है, जो आपसे वाकई हेल्प की उम्मीद करता है, एक वो है जो बेसिकली वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के लिए आ रहा है, जिसने सेल्फ डायग्नोसिस माशाल्लाह गूगल पे खुद ही कर लिया है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होती है? उसको क्या कहेंगे? मेडिकल प्रोफेशन में बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम जो डॉक्टर्स लगाते हैं। अगर गूगल जवाब दे सकता तो ज़रूरत नहीं होती उसकी। सेल्फ डायग्नोसिस बहुत बड़ा मसला है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एंड इट्स नॉट द सेम थिंग एज online consultation, right? Because when you're consulting a medical professional जिसके पास एक डिग्री है, जिसके पास एक PMDC लाइसेंस है, जिसके पास वो further qualifications है which back him up, right? As opposed to Google जो
जिसमें I'm sure there will be 10 right answers, but there will be 200 wrong answers. This is I think very important, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ हम मुआयने से ज़्यादा या पैसे बचाने के लिए हम ये समझते हैं कि हम अपना डायग्नोसिस भी खुद कर लें, दवाई की प्रिस्क्रिप्शन भी खुद कर लें, और ये कभी कभार आपकी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसको मज़ीद ख़राब कर देती है. सो प्लीज़ पे हीड टू दैट. थैंक यू सो मच डॉक्टर माहीन जुनैदी फॉर बीइंग हियर. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे. अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अबाउट कमर्शियलिज्म. सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात ज़रा करते हैं कमर्शियलिज्म की. जो दिखता है वो बिकता है, हम ये सुनते आए हैं, और अब हर एलिमेंट जो आपके सामने आ रहा है, पीपल से कि देयर इज़ अ प्राइस टू इट. यहाँ तक कि जिन चीज़ों को हम ऑर्गेनिक समझते थे कि जी पसंदीदगी की वजह से इसकी रेटिंग हाई आई है, ये वायरल हो गया है, दरअसल उसके पीछे भी पैसे का खेल होता है. एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पर्सनली 100 दोस्त हैं फेसबुक पे, आप एक स्टेटस डाल के देखिए, वो स्टेटस हो सकता है उनमें से सिर्फ 10 या 12 लोगों की न्यूज़ फीड में आए. अगर आप चाहते हैं कि 100 की न्यूज़ फीड पे आपकी वो बात जाए जो आपने पोस्ट की है, तो आप उसके पैसे देने पड़ते हैं. दैट मीन्स कि हर चीज़ का एक कमर्शियल एंगल है. कोई भी शख्स बिना मोटिव के, बगैर कोई पे चेक लिए कोई बात नहीं कहता. बेचारे जर्नलिस्ट जो टेलीविजन पे या मेन स्ट्रीम पे, वो तो ऐसी बदनाम है लिफाफा जर्नलिस्ट के नाम से. मुझे लगता है एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ द लिफाफा, एंड द लिफाफा इज़ कमिंग इन वेरियस वेज. कभी वो PR पैकेज के तौर पर आ जाता है, कभी वो फॉलो फॉर फॉलो पे आ जाता है, कभी एक इको सिस्टम होता है. जब हम कहते हैं कि हम सेल्फ सेंसर पे बिलीव करते हैं, यानी हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल, जिन्होंने रूल्स तोड़ने हैं, जिन्होंने बददियानती करनी है, उनके लिए तरीक़ेकार बहुत सारे मौजूद हैं. लेकिन अगर आप सीधे तरीके पे चलना चाहते हैं तो देयर इज़ नो हार्म इन मेकिंग मनी, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ब्रिंगिंग वैल्यू टू द टेबल. हम में से कई लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ज़िंदगी के पहले 5 से 10 साल हमें एक ही बात बताई जाती है, आपको एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, पैसे के पीछे मत भागिए, अभी आपका ये अपने आप को स्टैब्लिश करने का टाइम है. लेकिन जब आपका वो मीडियम स्टैब्लिश हो जाता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्लॉगर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसकी एक फॉलोइंग बन गई है, चाहे वो चंद लाख की हो या चंद मिलियन की हो, फिर ये उसका राइट है कि वो उसको मोनेटाइज भी करे. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. सो हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन कि कब कमर्शियलिज्म एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और कब इट्स ऑल राइट इफ़ यू आर मेकिंग मनी. इसी पे बात करने के लिए ज़रा न्यू एज बात करेंगे, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया का एंगल क्या है, कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, कोविड के बाद क्या दुनिया ज़्यादा सेंसिटिव हुई है, और ख़ास तौर पे हमारे अपने समाजी रवैये बदले हैं या नहीं, इस पे बात करते हैं. हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आइए आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ. सबसे पहले जी बुराक शब्बीर हमारे साथ हैं. कई सालों तक प्रिंट मीडिया से मुंसलिक रही, अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की एडिटर भी हैं, उसको लीड कर रही हैं. थैंक यू सो मच बुराक फॉर बीइंग हियर. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान फारूकी साहब, एक आप एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा आप बायोनिक फिल्म्स के CEO हैं, पिछले 15 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का एक्सपीरियंस रखते हैं, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं. तो उनसे भी समझेंगे कि कमर्शियल जो इंटरेस्ट होते हैं उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. बहुत शुक्रिया सलमान साहब फॉर बीइंग हियर. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समबडी हु हैज़ अ पर्सनल इकोसिस्टम ऑफ अबाउट 1 मिलियन फॉलोअर्स, जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, और उसके अलावा एक कंसोर्टियम का भी हिस्सा हैं, जो कि तकरीबन अगर उसकी कुल आई बॉल्स और डिजिटल फुटप्रिंट को देखा जाए तो वो 300 मिलियन पे जाता है. यानी बड़ी पावरफुल एक बॉडी इनके पास मौजूद है किसी भी मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की. इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये भी जानेंगे. हमारे साथ मौजूद है माजिद खान. थैंक यू सो मच माजिद फॉर बीइंग हियर. माजिद, ऑफलाइन जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, तुम्हें से शुरुआत करती हूँ. अगर शुरू में हम जब PR का प्रोजेक्ट लेते थे या किसी भी मैसेज को पहनाने का मैसेज लेते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स नहीं होते थे. लेकिन अब वक्त के साथ ये एवोल्यूशन आई है. तो तुम्हारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं कि हाउ मच मनी इज़ गुड, एथिकल, ये बिजनेस बेनिफिट होना चाहिए, और कहाँ तुम लाइन ड्रॉ करते हो कि नहीं भाई दिस इज़ अनएथिकल एंड आई विल नॉट डू इट? अगर आप मतलब लेमैन टर्म्स में बात करें, सही, ठीक है, तो एक इस्लामिक प्रिंसिपल भी ये कहता है कि मतलब एक हद अपनी रख लो, हाँ, उससे तजावुज़ नहीं करो. सही, ठीक है. अब वो डिफाइन करने में टाइम लगता है. शुरुआत में ऐसी कुछ नहीं थी, ठीक है. उससे अगर आगे क्रॉस करते हैं तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ लालच की तरफ चले गए. बिल्कुल. तो अब क्या होता है, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि इफ़ वी हैव फूड ऑन आवर टेबल, वी आर सराउंडेड बाय पीपल वी लव.
and we have roof on our head, then it's okay. लेकिन अब तुम सर्वाइवल मोड से तो निकल गए ना, तो तुम थ्राइविंग मोड पे हो, एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है। तो अब अगर लोग अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि जी इतना बजट है, ये बात कर दें, और हो सकता है उसमें मिसाल के तौर पे फेयरनेस क्रीम्स का जिक्र किया जाता है, या फिर किसी को प्रॉमिस करे कि जी इस चॉकलेट में, इस दूध में आब हयात भी है, बच्चों को यही पिलाइए, एंड यू नो इट्स नॉट ट्रू, विल यू स्टिल डू इट? अब कल्चर इतना, अब अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी अवेयरनेस आती जा रही है, लोग भी बदल रहे हैं, ठीक है। हम लोग अगर काम कर रहे हैं, हमें इंडोर्समेंट्स लेनी होती है सबसे। अब काफ़ी लोगों के, बाकियों के भी जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो इतने अच्छे हो चुके हैं कि वो लोग ही मना कर देते हैं कि हम फेयरनेस क्रीम का काम नहीं करेंगे। सही। तो हम भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यानी मिसलीडिंग कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी, लेकिन कई चीज़ें इतनी टेक्निकल होती है, साइंटिफिक होती है कि उसकी आप रूट में नहीं डाल सकते। बुराक, यू हैव इंटरेक्टेड विद ऑल द सेलिब्रिटीज़ जो हमारे ए लिस्टर्स हैं, आप उनके साथ बैठे हो, उनके साथ काम किया है। आई थिंक 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स दे इंडोर्स, उसको वो इस्तेमाल भी नहीं करते। यानी वो साबुन, वो कुकिंग ऑयल, वो शैम्पू उन्होंने खुद कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनकी क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती हैं, एथिक्स क्या होती हैं? आई थिंक माजिद की बात से आई विल टेक दिस फ्रॉम हिम कि फेयरनेस क्रीम है या कोई ऐसी चीज़ है कि वो इंडोर्स खुद ही नहीं करते, उनके मॉरल्स हैं। सो आई वांटेड टू ऐड के एक कैटेगरी होगी जिनके मॉरल्स होंगे, बट दूसरी कैटेगरी है हु वुड थिंक, जो कि अगेन आई वोंट स्टीरियोटाइप बट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज सिंस यू मेंशन, कि दिस विल नॉट लुक गुड या दिस विल गो अगेंस्ट देम rather than their personal morals. This is how they will come across more like brand positioning. Yeah. कि अच्छा मेरा long term advantage क्या है कि do I want to associate with this or not? Exactly. या फिर initially उन्होंने कर लिया ऐसा कोई काम, फिर backlash आया, तो the next time they would be careful. Then there would actually be some people जो कि खुद believe करते हैं कि नहीं, this is not something that we want to be associated with because we have a responsibility, क्योंकि we are public figures. लेकिन I think जैसे हम offline बात कर रहे थे social media की, उसका सबसे major drawback कह लें, या that decides their choices, whether it's their projects or the commercials, that decides के how it would appear, तो करना चाहिए या नहीं। सही। So वहाँ पे आई थिंक इस वजह से लाइंस जो है वो ब्लर हो जाती हैं कि ये मेरा अपना मॉरल या अपनी वैल्यूज नहीं है, ये है कि लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे। अच्छा, मास्क के ऊपर मास्क है ना, आपका एक पब्लिक पर्सोना है और एक आप रियलिटी में। सलमान साहब, आमतौर पे तो यानी गुड ओल्ड डेज में एडवर्टाइजर्स वांटेड टू ब्रिंग इन अ रोल मॉडल जो उनकी ब्रांड पर्सनैलिटी से सबसे करीब है, लेकिन आज एक सेलिब्रिटी की ब्रांड पर्सनालिटी क्या है? क्योंकि अगर आप टेलीविज़न के ड्रामास में उनको देखते हैं तो एक बहुत ही नाइव, बहुत ही हेल्पलेस किसी लड़की का रोल होता है। जब आप उसके सोशल मीडिया पे उसका अपना रियल लाइफ देखते हैं, शी इज़ वेरी एम्पावर्ड, शी इज़ आउट देयर, तो इसमें से पिक कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, थोड़ा सा ये कि एक तो जैसे कमर्शियलिज्म है, एक तो अब हर फील्ड में कमर्शियलिज्म इज़ इन द सोसाइटी, इट्स नॉट जस्ट वन फील्ड, इट्स एवरीवेयर, इट्स इन एवरी फील्ड। अच्छा, अब आप जैसे सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो सेलिब्रिटी भी दे आर इन अ प्रोफेशन, उनका काम ये है कि ऑब्वियसली अगर हम एडवर्टाइजर्स भी उनको हायर कर रहे हैं और अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए हायर कर रहे हैं, अच्छा अब वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, वो तो जो एक कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा है उसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटजी है, उसके पीछे एक बिग आइडिया है, ठीक है, दे आर जस्ट द परफॉर्मर्स। अब उसके अंदर उनकी पर्सनैलिटी नहीं हम उनको शो कर रहे हैं, हम तो पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं जो ब्रांड की पर्सनैलिटी है। अच्छा, अब आप तो फिर ऑथेंटिसिटी तो नहीं रहेगी ना किसी चीज़। दो चीज़ें देखें, बहुत सारी जो हमारी वो हैं एथिकल वैल्यूज, सेल्फ इम्पोज एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि एज अ सोसाइटी हमारी एथिकल वैल्यूज़ काफ़ी नीचे चली गई हैं, ठीक है, इस किसी एक इंडस्ट्री में नहीं, ओवरऑल आप देखें कि ओवरऑल नीचे चली गई हैं। उसमें कहता है कुछ लोगों ने सेल्फ इम्पोज अपनी एथिकल वैल्यूज़ रखी हुई हैं कि जी मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगी, मैं ये काम नहीं करूँगी, इस प्रोडक्ट के लिए मैं एडवर्टाइज़ करूँगी, इस प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज़ नहीं करूँगी। आपको लगता है कि जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं वो स्टीरियोटाइप्स को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं? मिसाल के तौर पे आज भी बहुत कम हैं और वो भी मुझे लगता है एक नी जर्क रिएक्शन की तरह आए हैं। अगर कोई खाना पकाने की चीज़ का ऐड है तो खातून ही 90% नज़र आता है कि किचन में स्लेव अवे करी, आदमियों को बहुत कम, या तो उन्होंने एक ख़ास लाइन ली है तब ये दिखाया जाता है। नहीं, इस तरह नहीं है। देखें कि किसी भी एडवर्टाइज़र जो करता है उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, जो आपका ब्रांड होता है वो पूरी एक रिसर्च करवाता है, अपनी टारगेट ऑडियंस देखता है, टारगेट मार्केट कौन है, अगर उसकी टारगेट मार्केट मदर्स हैं तो उसके ऊपर उसने रिसर्च करवाई होगी, उस रिसर्च की इनसाइट्स आई होंगी, उन इनसाइट्स की बेस के ऊपर पूरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब ऑपरेट कर रही होती है, एक स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट होता है उनके पास, वो पूरे एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं।
उस स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर आप बिग आइडिया डेवलप करते हैं, फिर आपका जाके कहीं कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि मेरा इस फील्ड से ताल्लुक रहा है ना, वो जो बिग आइडिया होता है ना उसको फिर आप वो ऐसा लगता है कि वो कोई ऊपर से उतरा हुआ वजीफा है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, वो डिक्टेट कराया जाता है। और ये बात फिर मैं बुराक से और माजिद से भी पूछूंगी कि कई दफ़ा जो PR ब्रीफ आती है, जो प्रेस रिलीज आती है, एक वक्त होता था कि प्रेस रिलीज का मतलब है कि ये आपको बताया गया, अब इसमें से जो आप नतीजा अखज़ करें, अगर आप इवेंट पे पहुंचे हैं उसको देखें, उसके बारे में करें। लेकिन अब तो होता है कॉपी पेस्ट, यानी वो जो प्रेस रिलीज आई है उसमें आप जेर जबर भी नहीं बदलते, बल्कि अगर गलती से उसमें टाइपो हो तो फिर तमाम जगह वो टाइपो भी घूम जाता है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, जब हम कमर्शियलिज्म की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि इट इज़ ओनली मोटिवेटेड बाय द कमर्शियल गेन, लेकिन क्या आपको पता है अभी जब इंडिया में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेके ये बात होना शुरू हुई कि वहाँ पे भी नेपो किड्स हैं, देयर कल्ट्स, देयर क्लाउड्स, लोग एक ख़ास लॉबी के तहत उसको प्रमोट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिनेरियो आपको हर जगह नज़र आएगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में भी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, इवन नाउ इन आवर सोशल मीडिया जो एक प्लेथोरा बन चुका है, जो एक इकोसिस्टम बन चुका है, उसमें भी आपको ये मुहर्रिकात नज़र आएंगे। क्या इसकी वजह से व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ फर्दर कॉम्प्रोमाइज्ड, ये जानने की कोशिश करते हैं। माजिद, तुम्हें लगता है कि किसी भी PR इवेंट पे चले जाओ, यू विल सी द सेम क्राउड, द सेम पीपल देयर, एंड इज दैट ट्रबलसम? ये प्रॉब्लम है वाकई, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि जिनको बुलाया गया है वो मतलब नॉर्मली जिनको बुलाया जाता है उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड की है कि वो डिजर्व करते हैं कि वो आए। लेकिन अब ये भी एक चक्कर है कि न्यू कमर्स जो हैं, न्यूबीज जो हैं, वो भी टैलेंटेड हैं, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो भी जगह को कवर कर सकें, अपना ओपिनियन दे सकें। लेकिन अब जो नंबर है वो इतना अचानक से मैसिव इंक्रीज हुआ है कि पहले तक अगर आप बोलें ब्लॉगर की टर्म यूज़ करें, आप 10 साल पहले की बात करें आपको गिनती के ब्लॉगर मिलेंगे, बहुत ही रेप्यूटेबल प्रोफेशन था, ठीक है। लेकिन अब हर कोई खुद को ब्लॉगर बोलता है, अब 300-400 मिलना कोई मुश्किल और इन लोगों का ब्लॉगर बनने की मोटिवेशन क्या होती है? फ्रीबीज, पैसे मिलते हैं? अच्छा, एक जरा ये भी क्लैरिफाई करो, लोग कहते हैं कि टिकटॉक पे जो आपकी हज़ारों मिलियंस की फॉलोइंग होती है इससे बहुत पैसे बनाते हैं, इससे पैसे बनते हैं? टिकटॉक खुद से मोनेटाइज नहीं करता था, हाँ। अभी स्टार्ट किया था उसने रिसेंटली, बहुत ही ज्यादा रिसेंट, 1 महीना भी नहीं हुआ। सही। लेकिन ऑब्वियसली अभी स्टार्ट किया तो फौरन तो मिलना शुरू भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल। पैसा मिलता था ब्रांड साइड से, कि कुछ ब्रांड्स अक्सर चैलेंजेस दे रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं, उन्होंने चैलेंज निकाल दिया कि आपने ये पर्टिकुलर डांस स्टेप्स करने, और उन्होंने ले लिए टॉप टिकटॉकर्स को कि आप ये करो ताकि आपको देख के और लोग भी करें। सही। और फिर उसमें लकी ड्रॉ रख दिया कि आपको चांस है ये फोन जीतने का। तो ब्रांड साइड से तो मिलता है, ब्रांड साइड से मिलते थे। बुराक, आप लोग जब नाउ बिकॉज फ्रॉम प्रिंट यू हैव गॉन इनटू डिजिटल, ऑब्वियसली कोई भी इस तरह की एफर्ट को सस्टेन रखने के लिए उसमें कमर्शियल्स, उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग चाहिए होती है। हाउ इज़ डिजिटल ट्रीटिंग यू? इसके अंदर जो रूट्स हैं रेवेन्यू के और बिजनेस के, वो आपको कैसे लगते हैं, और कोई एतराज़ात, कोई रिजर्वेशंस? So it's not been very long I have become associated with digital, but coming to your point, I think the purpose of this platform that I've joined was that they wanted to keep the journalism element alive with the digital dynamics, because everything is digitalized and it's not a new phenomena at all. So that was the major attraction for me, and that was the reason they wanted to have journalists on board, that from hardcore print I have come to digital. So the best part is that I can keep those aspects intact and then work along the digital dynamics. तो उसमें ये होता है कि if something is paid or sponsored, we have to mention that. लेकिन जो बहुत ज़्यादा चटपटी या सेंसेशनल we don't do that. नहीं खबर होती है या उसकी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लोग कहते हैं ये क्लिक बेट होता है, हो सकता है असल जो आपका आर्टिकल है उसके अंदर उस बात का जिक्र भी ना हो, बट यू वांट पीपल टू क्लिक एंड टू लैंड ऑन योर पेजेस। इस चीज़ पे कभी एतराज़ हुआ है कि यार ये तो बड़ा कमर्शियल है? So I have read a lot of article headings देख के, लेकिन अंदर there is nothing. In fact, to write or to follow up on the matter, I would say यहाँ तो कुछ है ही नहीं. So this is something मेरा personal अगर आप पूछे तो I wouldn't want to do, and I have been blessed, I would say, कि पहले the news में and now at Katakat Sama, I don't yet have any pressure to do something that I don't abide by. So I want to make sure कि if there is my byline, people don't think that it's just fluff and there is nothing substantial about the write-up. So I would never write a misleading headline, and my editors have never encouraged this.
बिल्कुल। सलमान साहब, ओपनिंग में मैंने कहा था कि अब किसी भी चीज़ को अगर वायरल करना हो, यू वांट अ लॉट ऑफ पीपल टू राइट गुड थिंग्स अबाउट इट, से गुड थिंग्स अबाउट इट, पैसा फेंक तमाशा देख। बिल्कुल सही है। तो वायरल जो चीज़ हो जाती है उसमें उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी तो ना हुई फिर। ठीक है, और जो वायरल जो भी चीज़ हो रही है उसमें वो पेड वायरल भी हो रही होती है और उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ भी उसको आ रही होती है। ऐसा नहीं कि 100% वो पेड होती है, उसमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आती है। ठीक है, बहुत सारे आप कमर्शियल्स की बात कर लें, इस तरह के कमर्शियल्स आते हैं, उसमें देखिए जब आप एडवर्टाइज़ करते हैं तो किसी भी कमर्शियल में या किसी भी चीज़ में कोई एक हुक होना चाहिए ऑडियंस के लिए। अगर वो हुक कनेक्ट कर गया ऑडियंस के साथ तो वो चीज़ आपकी वायरल हो जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप जो भी चीज़ अगर वायरल भी करेंगे तो उस पर रिएक्शन आपको फ़ौरन नज़र भी आता है। ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आएगा तो लोग उस पर रिएक्ट भी फ़ौरन करेंगे। ठीक है, वायरल वही चीज़ होगी जो उस अटेंशन ग्रैब कर रही है, वो हुक उनके साथ कनेक्ट कर रहा है तो वो वायरल होगा, वरना लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे, फ़ौरन रिएक्शन आना, नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यस, ब्रांड जो वो इन्वेस्ट करते हैं उसको वायरल करने के लिए ऑब्वियसली उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, उनको भी अपनी प्रोडक्ट वो सेल करनी है और ऑडियंस तक उनको वो रीच चाहिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100% वो सिर्फ पेड हो, उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ ना हो। सही, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक उसमें ग्रोथ एलिमेंट ऑडियंस से जाके स्ट्राइक करता है, करेगा। आप उसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं पैसे देके, लेकिन उसकी लाइकेबिलिटी आप नहीं बढ़ा सकते। कोई भी आपको फोर्स करके लाइक्स जो है ना फोर्स करके तो नहीं ले सकता। अगर किसी भी एक चीज़ के वो वायरल हो जाता है और 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि 5 मिलियन के 5 मिलियन जो वो पेड लाइक्स हों, ये पॉसिबल नहीं है। यानी एक दफ़ा फिर मैं लोगों के लिए इसको कर दूं कि जब आप कहते हैं कि पैसे देके किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी बढ़ाई है तो वो ज़्यादा जगहों पे दिखनी लगती है, लेकिन उसको लाइक करना, उस पर कमेंट्स आना, जितने लोगों ने देखा है जाहिर सी बात है फिर नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी को पैसे देके कहें कि इसको लाइक कर लो। माजिद, ब्लॉगर्स को आपको क्या लगता है कि आज जो लोग यूथ ब्लॉगर्स हैं अपने अपने पोर्टल्स चला रहे हैं, अच्छा एक तो पोर्टल्स भी नहीं चला रहे, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि एक ज़माना था कि लोग अपनी वेबसाइट पे कोशिश करते थे कि लोग लैंड करें। नाउ एवरीबडी इज़ वेरी स्पेसिफिक टू यूट्यूब, टिकटॉक। आज जैसे टिकटॉक बैन हो गया है, कल को अगर ये 2-3 और बैन हो गए तो फिर ये जो आज मिलियन की फॉलोइंग पे लोग खड़े हैं उनका क्या होगा? अब पहले तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग जिनका अपना ब्लॉग नहीं है उनको अपने आप को ब्लॉगर कहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वो सबको अपने आप को ब्लॉगर इंस्टाग्रामर तो हो सकते हैं, आप ब्लॉगर नहीं हो सकते। हाँ। ठीक है, और वो भी अगर आप इंस्टाग्रामर हैं और आपकी सिर्फ अपनी यूं करके बैठ के पिक लगी हुई है, ठीक है, आप उसको बोलेंगे लाइफस्टाइल है, मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, तो सेंस प्रिवेल नहीं करता बात। देखो ये उसकी लाइफ है, ये उसका स्टाइल है, हो गया लाइफस्टाइल। फॉलोअर्स होंगे उनके 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन तक भी होंगे, लेकिन फिर वो फॉलोअर क्या देखने के लिए आया है? यहाँ पे हम इससे डिफाइन करते हैं कि हमने क्या किया। फिर उसके बाद क्योंकि हमें ब्रांड्स को पिच करना होता है, हमने बताना शुरू किया कि भाई इसके कंटेंट ऐसा है, ये लाइफस्टाइल ब्लॉगर खुद को बोलते हैं ये, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो हम लोगों का अपना दिल होता है कि कंटेंट क्रिएटर ही प्रमोट हो, चाहे वो शायरी कर रहा हो, चाहे वो सिर्फ कोट्स अच्छी लिख रहा हो। एंड इट हैज़ हेल्प पीपल। आई मीन आप देखो कितने म्यूजिशियन सामने आए हैं हमारे यहाँ जब रिकॉर्ड कंपनीज बंद हो गई, इवन स्टैब्लिश्ड म्यूजिशियंस। आई रिमेंबर आसिम अजहर ड्यूरिंग द कोविड रिलीजिंग हिज सॉन्ग, और मेरे ख्याल में अगले 45 मिनट्स में उसको 1 लाख व्यूज मिल गए थे। रीजन बीइंग व्हाई पीपल वांटेड टू सी, और वो आप वायरल नहीं कर सकते, वो आप पेड नहीं था, इट वाज जेन्युइन, इट वाज ऑर्गेनिक। लेकिन माजिद, फ़र्क करते हैं जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो पूछते हैं कि कितना ऑर्गेनिक है और कितना पेड है आपका अपना? नहीं, हम तो जितना भी काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं ना सारा, लेकिन उसको करने का तरीका है। देखिए पहले सबसे पहले ना कि जो कंटेंट बना है, जो भी डीवीसी या टीवीसी है, वो थोड़ा अच्छा हो। अब अगर वही एक बाबा जानी के साथ जो है ना बगैर बेडशीट का गद्दा है, ठीक है, वो उसको नहीं कर सकते, उसमें कुछ अब नहीं बचा हमारे लिए करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जब आप बनाते हैं कंटेंट या किसी तरह को कहा जाता है इसको इंटीग्रेट कर दें, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स ऑफ एजेंसीज, इसको किसी तरह अपने कंटेंट में इंटीग्रेट कर दें, क्या चाह रहे होते हैं बुराक? सच सच बताना उस वक्त। अच्छा, बिफोर द एंटरटेनमेंट डेस्क आई हैव वर्कड विद एडवर्टाइजमेंट सप्लीमेंट, तो वहाँ तो आप एक प्रेपोजिशन भी नहीं आप चेंज कर सकते हैं ना, वहाँ तो क्लाइंट की डिमांड है, उसने पैसे दिए हैं तो यू कांट इवन चेंज अ वर्ड, व्हिच इज व्हाई आई हैड टू लीव दैट बिकॉज आई कुड नॉट add my stance or anything. But यहाँ जो होता है इंटीग्रेट करते हैं, वो करते हैं, तो फिर यही होगा। अगर इफ समथिंग इज बैड, ये भी तो होता है ना कि किसी के अगेंस्ट भी तो कोई चीज हो सकती है कि यू डोंट वांट टू सपोर्ट दैट, कोई आपके राइवल्स हैं, कोई राइवल ग्रुप्स हैं, दैट इज आल्सो वन मेजर थिंग, यू वुड नो बेटर। तो उसमें ये होगा कि वो टुवर्ड्स द एंड कहीं ना कहीं आप उसको ऐड कर देंगे। और अगेन प्रमोशनल आर्टिकल्स जो होते हैं दे हैव टू बी कॉल्ड पेड, वरना क्योंकि नेशनल न्यूज़पेपर था, यू कांट बिगिन विद उनकी तारीफें। अभी हम प्रेस रिलीज की बात कर रहे थे, प्रेस रिलीज तो आप पढ़ें,
that is full of adjectives. एक ही तारीफ है लेकिन उसके लिए 10 किस्म के वर्ड्स यूज हुए होंगे, and you cannot even take a single statement from that. Yes. So आप उसको मतलब मैं तो paraphrase नहीं, you have to bring your own mind into it because that will look like very promotional. Some actors and their PR agencies send interviews promoting themselves. So we are like we will interview them ourselves. We can't run this. अभी the other day मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभार आप सोशल मीडिया की तरफ देखें सवान साहब, तो इट्स लाइक अ रियलिटी शो, और हर कोई एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट बन चुका है. प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट कैसे करना है, कैसे पावर एंड स्टेटस की तरफ जाना है, कैसे इम्प्रेस करना है लोगों को, दैट सीम्स टू बी द मोटिव. लेकिन इसकी डाउन साइड क्या है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. कमर्शियलिज्म जहाँ जहाँ जिस तरह पेनिस्ट्रेट कर चुका है उसके बारे में तो कई चीज़ें हम बात भी नहीं कर सकते. हम सिर्फ ऑफलाइन बात कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे उसके लिए एक अलग सेशन कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये है कि हाउ इज़ इट ड्राइविंग आवर एथिक्स, ख़ास तौर पे फॉर यंग पीपल हु आर गेटिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन, हु आर गेटिंग इनटू बिकमिंग अ वॉइस ऑफ इन्फ्लुएंस. एक इन्फ्लुएंसर बड़ा टर्म इस दफ़ा का हमारे सामने आया है ना, तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो खुद कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं, दैट्स द की क्वेश्चन. सलमान साहब, किसी भी इन्फ्लुएंसर को, यंग बंदे को देखते हैं जिसकी एक फॉलोइंग है, क्लाउट है, कितना आसान है, बिकॉज यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. अगर आपको कोई ब्रांड कहे कि आई वांट दिस पर्सन एज अ टैलेंट और एज अ टच पॉइंट, मुझे इसके ब्लॉग पे चीज़ चाहिए, कितने रिसेप्टिव होते हैं ये, एंड हाउ बिजनेस माइंडेड आर दे? सर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बिजनेस माइंडेड तो हैं डेफिनेटली, ठीक है. Okay. अच्छा, उनकी भी फैन फॉलोइंग जो है वो ओवरनाइट नहीं क्रिएट हुई, ओवर द ईयर्स क्रिएट हुई है. अच्छा, उसके पीछे उनकी एफर्ट्स भी हैं, उन्होंने अपने आप को प्रमोट भी किया है, उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, तो ओवर द ईयर्स उनकी फैन फॉलोइंग क्रिएट होती है. अच्छा, अब ऑब्वियसली जब वो इस स्टेज पे आ जाता है तो पाकिस्तान की सोसाइटी या पाकिस्तान का कल्चर या हमारी कंट्री का ऐसा है कि हर आदमी उस चीज़ को इनकैश करना चाहता है. अच्छा, ब्रांड्स भी उनको क्यों स्पॉन्सर करते हैं कि ब्रांड्स को पता होता है कि इनके पास इतनी फॉलोइंग है. अच्छा, उनको एक बहुत बड़ी रीच मिल जाती है. अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो उसको अपने कमर्शियल में ले रहे हैं या अगर उसके सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें पर पोस्ट करवा रहे हैं तो उनको एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है पूल मिल जाता है वहाँ पे. अच्छा, उनके लिए भी ईजी है. अच्छा, फिर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, आप एक बिलीवेबिलिटी होती है कि वो उनकी बात सुनते हैं. अच्छा, वो ट्रस्ट करते हैं इस फैक्टर पे मैं आना चाह रही थी. बुराक, नाउ यू हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ द एंड, राइट? एक सेलिब्रिटी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको शायद आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद किसी की भी एयरपोर्ट पे जाए तो लोग उसको पहचान लेंगे. ऑन द अदर हैंड ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसकी शायद मिलियंस में फॉलोइंग है लेकिन वो रिकॉल नहीं है. ऐसा लगता है ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए हुए हैं इस वक्त. तो एक बहुत बड़ा टीवी स्टार, उसकी सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी फॉलोइंग क्यों नहीं है, या अगर है तो वो इस तरह मोनेटाइज नहीं कर पा रहा. ऑन द अदर हैंड वेराज एक मिलियंस ऑफ फॉलोअर वाला बंदा सोशल मीडिया स्टार अपने आप को इनकैश करा रहा है. आप इसको कैसे देखती हैं? I think television is a very big medium in Pakistan. तो हमारे जो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ हैं, क्योंकि फिल्म तो हमारे लिए एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी स्टार्स जो बिल्ड हुए थे बिफोर सोशल मीडिया और इवन आफ्टर सोशल मीडिया, वो बिकॉज दे हैव बिकम हाउस होल्ड नेम्स बिकॉज ऑफ टेलीविजन. सो जो लोग टेलीविजन देखते हैं, जो कि बहुत सारे लोग देखते हैं, सो दे कैन ईजिली रिकॉग्नाइज इवन इफ दे हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया और नॉट. अ लॉट ऑफ वुमेन आर टेलीविजन ऑडियंसेस. तो सोशल मीडिया पे उनका वो सोशल मीडिया फॉलोइंग हो या ना हो, उनका पब्लिक में वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो एक इन्फ्लुएंसर, सॉरी, उनका पब्लिक में वो इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि उनको हर घर में हर टीवी पे देखा जाता है. और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसीलिए कभी भी टीवी नहीं छोड़ना चाहते कि टीवी से ही उनका एक नाम बना है. लेकिन तो फिर वो सीरियस क्यों नहीं है अपने सोशल मीडिया पोर्टल्स को भी उसी डेडिकेशन के साथ सेटअप करने में? माजिद, यानी आपकी टीवी पे बहुत फॉलोइंग है लेकिन आपका सोशल मीडिया कंटेंट काफी फारिग है. सॉरी माजिद, बिफोर यू बिगिन, उसकी एक वजह है कि जो मैं पुराने एक्टर्स की बात करें, पुराने एज इन जो टीवी से जिन्होंने अपने आप को बिल्ड किया, दे एक्चुअली अर्नड इट, जो हम बात कर रहे थे, उनको लगता है कि इट्स देयर क्राफ्ट दैट शुड बी अबव देयर पॉपुलैरिटी ऑन सोशल मीडिया. और उनको बहुत सारे यंगर न्यू कमर एक्टर्स से प्रॉब्लम है कि उनका काम एज सच वर्क बॉडी कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉलोइंग है, पीपल एंड ब्रांड्स एंड एवरीवन इज रनिंग आफ्टर देम. तो ये एक मेजर क्लैश है जो थोड़ी सी यंगर जनरेशन ऑफ एक्टर्स और थोड़े से पुराने एक्टर्स के बीच है. माजिद, यू एग्री? बिल्कुल, आई एग्री. और उसके अलावा एक और चक्कर ये भी है कि देखिए, यू कैन बी जैक ऑफ ऑल, नॉट किंग ऑफ ऑल. ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया को ट्रीट किया है एज अ कम्युनिकेशन मीडियम, कि बस वो अपने फॉलोअर्स को, जो भी उनके चाहने वाले हैं, उसको अपनी एक पिक दिखा दें कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर स्नैप बना रहे हैं अपनी. उससे ज़्यादा इनका फोकस एरिया इस पर नहीं है. सही. उनका मेजर फोकस जो है वो टीवी पर ही है. सही. तो इसलिए एक गैप आ जाता है. ऑन द अदर हैंड जो इसमें बड़े डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं उनको काफ़ी कामयाबी मिल रही है.
ओके, सो थैंक यू सो मच बुराक एंड सलमान साहब एंड माजिद साहब फॉर बीइंग हियर। बड़ा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए था बिकॉज कमर्शियलिज्म सीम्स टू बी टेकिंग ओवर, लेकिन इसमें भी एक राइम एंड रिदम है। मुझे लगता है आज भी चाहे आप टीवी चाहे सोशल मीडिया, जहाँ पे भी अगर आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, द ड्राइविंग फोर्स नीड्स टू बी योर पैशन एंड योर कमिटमेंट। कि आप म्यूज़िक करते हैं, ठीक है, एक शख्स हो सकता है आपसे ज़्यादा कमा रहा हो, उसको ब्रांड की स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हो, लेकिन इफ़ योर क्राफ्ट इज़ गिविंग यू जॉय और आप इसलिए उसको कर रहे हैं ताकि आप उसमें मज़ीद ग्रो करते जाएँ, सीखते चले जाएँ, आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।